Hey guys, welcome to IBPS ASO Aspirant YouTube channel. How are you all? I hope you all guys are doing great in your life and in your studies also. So in this video, we will discuss about last 30 days strategy for IBPS ASO prelims exam. As we all know that IBPS ASO prelims exam is going to be conduct on either 24th December or 31st December as per the notification. So we have approx 30 days for prelims exam, and these 30 days are very crucial for all of us. Now the main point is how to utilize these 30 days, how to manage prelims plus mains in this 30 days time period. What should we have to do in this 30 days to clear the prelims exam? These all doubts will be clear on this video. So let's start. गाइस, हर किसी का कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता है और कुछ ना कुछ वीक सब्जेक्ट होता है। आपको बस अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट ढूंढना है और अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पे बेस पे आप इजीली प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। आईबीपीएस एसओ की बात करें तो रीजनिंग और क्वांट इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट जो है आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का वेटेज 100 मार्क्स का होता है और यही दोनों सब्जेक्ट हैं जो आईबीपीएस एसओ में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें इंग्लिश को इग्नोर करना चाहिए। अगर आपका इंग्लिश सेक्शन थोड़ा सा भी वीक है कंपेयर देन क्वांट और रीजनिंग, तो आपको इंग्लिश की कट ऑफ बस क्लियर करने पे फोकस करना चाहिए। बाकी मार्क्स तो आप क्वांट और रीजनिंग दोनों से ही ले सकते हैं। पर ये रूल आईटी ऑफिसर्स के लिए अप्लाई नहीं होती। उनका हर सब्जेक्ट स्ट्रांग होना चाहिए, तभी उनका प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। अब बात करें कि रीजनिंग और क्वांट में ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जिनमें अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं। तो गाइज, रीजनिंग में सबसे ज़्यादा फोकस आपको इनइक्वालिटी, सिलॉग, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग और पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट, इन पे सबसे ज़्यादा फोकस आपका होना चाहिए। आप चाहें तो इनपुट आउटपुट भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इन सारे टॉपिक में से भी आपका सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट पे ही होना चाहिए। एग्ज़ाम में आपको 4 सेट पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के देखने को मिलेंगे, जिनमें से एक सेट तो हर कोई कर लेगा। लेकिन अगर अभी आपकी प्रैक्टिस पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट पे अच्छी रही तो आप 3 पजल ईजिली कर सकते हैं। गाइस, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट प्रैक्टिस करने का सब एक और फ़ायदा ये है कि इससे आपकी सोचने समझने की कैपेबिलिटी और बढ़ती जाती है, जिससे आपको ये जो मिसलेनियस के क्वेश्चन हैं इनको आप इजीली कर सकते हैं। और पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट ही आपका स्कोर लगभग 10 मार्क्स बढ़ा देता है कंपेयर देन अदर्स, क्योंकि ये सारे मिसलेनियस टॉपिक्स जो हैं वो तो सब कर लेंगे, पर हर कोई सारे पजल और सिटिंग अरेंजमेंट को तो नहीं कर सकता ना। तो इसीलिए रीजनिंग में सबसे ज़्यादा फोकस आपका पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट पर ही होना चाहिए। गाइस, लॉजिकल रीजनिंग या फिर क्रिटिकल रीजनिंग, इनके 7 से 10 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लॉजिकल रीजनिंग से दूर ही रहें तो ये सबसे अच्छा होगा, क्योंकि आप जितना भी प्रैक्टिस कर लो 2-4 क्वेश्चन तो इसमें गलत हो ही जाते हैं। मेरे से तो मैक्सिमम क्वेश्चन ही गलत हो जाते हैं। तो हम क्यों इनको सॉल्व करके अपना पॉजिटिव मार्क्स को नेगेटिव मार्क्स में कन्वर्ट करें। इससे अच्छा है कि लॉजिकल रीडिंग से आप दूर ही रहें। अब बात करें क्वांट सेक्शन की, तो क्वांट में सबसे ज़्यादा फोकस आपको सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और डीआई, इन पे होना चाहिए। अर्थमेटिक के सारे टॉपिक आपको कवर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो 3 से 4 टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। अगर एग्ज़ाम में टाइम बचा और कुछ क्वेश्चन करने को ना रहें तो ये 3 से 4 टॉपिक जो हैं अर्थमेटिक के, उन्हीं से आप 2-4 एक्स्ट्रा मार्क्स ला सकते हैं। अब इन सारे टॉपिक में से सबसे ज़्यादा फोकस आपका डीआई पे रहना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको मिनिमम 3 से 4 डीआई के सेट देखने को मिलेंगे। बाकी सारे क्वेश्चन तो सब कर जाएंगे, लेकिन सारे के सारे डीआई सब नहीं कर पाएंगे। तो क्वांट में सबसे ज़्यादा फोकस आपका डीआई में ही होना चाहिए। बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश का एक ही रामबाण इलाज है, रीडिंग एंड प्रैक्टिस। गाइस, अपने बिजी शेड्यूल से डेली मिनिमम 1 आवर निकालो रीडिंग के लिए। अब या तो न्यूज़पेपर रीडिंग करो या मॉक में जो आरसी आते हैं उनको रीड करो। इसके अलावा इंग्लिश में प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है कि इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको प्रैक्टिस करना चाहिए। तो आप सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वर्ड रिप्लेसमेंट, मैच द कॉलम, क्लोज टेस्ट, फिलर्स, एरर डिटेक्शन और आरसी, इन सब टॉपिक पे आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा। गाइस,
सारे सब्जेक्ट की प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट है आपका मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में जितने भी आपके क्वेश्चन आते हैं उनको अच्छे से एनालिसिस कीजिएगा और अपने वीक एरिया पे काम कीजिएगा। अब बात आती है बचे हुए इन 30 दिनों में हमें कितना मॉक देना चाहिए। तो गाइस अभी आप अल्टरनेटिव डेज पे मॉक लगाइए, क्योंकि अपने को तो अभी मेंस की भी प्रिपरेशन करनी है ना, तो उसके लिए भी तो अपने को टाइम निकालना पड़ेगा। तो अभी आप अल्टरनेटिव डेज पे एक एक मॉक लगाइए और मॉक को अच्छे से एनालिसिस कीजिए। मतलब अगर 2 घंटे का मॉक है तो 2 से 3 घंटे आपको इसको एनालिसिस के लिए निकालना पड़ेगा। गाइस एग्ज़ाम से 8 से 10 दिन पहले कंटिन्यू मॉक लगाना डेली बेसिस पे, 8 से 10 दिन डेली मॉक प्लस उसका एनालिसिस। गाइस अभी मेंस को बिल्कुल इग्नोर मत करना, मेंस पे भी आपका इक्वल फोकस होना चाहिए। गाइस मैंने खुद अभी मॉक टेस्ट देना स्टार्ट नहीं किया है, बस 2-4 दिन में स्टार्ट करूँगा। तो मैं जब भी मॉक दूंगा तो उसका रिजल्ट जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, तब आप भी अपना मॉक टेस्ट का स्कोर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। थैंक यू।